हाँ मैं कर ओके, कोई नहीं, मैंने ऐप पे लाइव कर दिया, अपना काम खत्म हो गया है। तो जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे वो ज्वाइन कर लेंगे। जो ज्वाइन हो गए हैं एक बार प्लीज मुझे बस ऑडियो और वीडियो कंफर्मेशन कर दीजिए कि ठीक से आ रहा है। निकी, शिखा, अमन, दीपांशु। ठीक है, चलो। ऐप का एक थोड़ा सा ये फायदा भी रहता है, यहाँ पे डिले हार्डली 2-3 सेकंड का ही रहता है। यूट्यूब में हम सवाल पूछते हैं तब तक वो काफी पीछे चला जाता है। एनीवे, आई विल स्टार्ट। देखो, थोड़ा सा, क्योंकि एक चीज है कि ये सेशन हमारे यूट्यूब और उस पे भी जाएंगे ना, तो हल्का सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले सेशन में रहेगा। उसके बाद क्योंकि कंटिन्यूशन रहेगा, तो जो अपनी सीरीज है मैड मेंस आंसर्स डेली, तो सिंपल सा है कि 1 घंटा हम आंसर प्रैक्टिस आपकी चलेगी जीएस की। 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, सिर्फ 9 ही मिनट का टाइम रहेगा। और हमें इन एनी केस, मतलब एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा, उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, फिर नेक्स्ट दिखेगा, फिर नेक्स्ट, इस तरीके से अपन प्रोसीड करेंगे। उसके बाद 15 से 20 मिनट्स का अपन डिस्कशन रखेंगे जीएस का, जिसमें कि फास्ट फॉरवर्डली जो भी मेन पॉइंट्स हैं जो आपके उसमें आने चाहिए थे उनको हम देख लेंगे, और उसके बाद हिंदी को लेके चलेंगे। ठीक है, जो शेड्यूल में है आज के लिए हमारे सिनोनियम्स हैं, पर्यायवाची शब्द, उनको सारों को देख लेंगे। हमारा फोकस है कि जो पिछले किसी भी पेपर में आए हैं, जैसे मैंने भी सामान्य हिंदी से ही पढ़ा था और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को वही बता रखी है, तो वही होगी। और अगेन कि भाई सारा फोकस हम वहीं पे रखेंगे। और अगर 5 आ रहे हैं तो 4 तो डेफिनेटली प्रीवियस ईयर पेपर में से आ जाते हैं। तो एक के पीछे भाग के बाकियों के पीछे भागने का टाइम आपको खुद देखना है कि कितना है। अगर हमारे पास है तो और में से भी कुछ देख सकते हैं, और अगर नहीं है तो इतने से भी अच्छा खासा काम चल जाएगा। ठीक है, हर टॉपिक में यही स्ट्रैटेजी रहेगी, चाहे वो जीएस हो या और कुछ हो। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट। ये हो गया, अब आपका क्वेश्चन आपको दिख जाएगा और अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। ऑफलाइन वालों के लिए एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये है कि जैसे ही सेशन खत्म होता है, आप अगर इंडिविजुअल लेवल पे कुछ दिखाना चाहते हैं, चेक कराना चाहते हैं, तो आफ्टर 1 o'clock आप 1:30-2 बजे तक हम थोड़ा सा उसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि 2 से लेके फिर मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार करना है, तो 1 घंटा आई कैन मतलब मैनेज। ठीक है, तो बट वो एक के बाद एक तक हम कंटिन्यूएशन में ही चलेंगे। तो आज आपके पॉलिटी के क्वेश्चन हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस से लिए हैं, और बाकी तो क्वेश्चन नंबर 1, कम्युनलिज्म इन अ सेकुलर इंडिया इज अ थ्रेट टू माइनॉरिटीज, जस्टिफाई। आज मैं हिंदी में लिखना भूल गया, बट मैं इसकी ट्रांसलेशन कर देता हूँ। अभी 1 सेकंड लगेगी उस। पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं रहेगा मेरी तरफ से, मैं कुछ भी बोलता रहूंगा, तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है। आप अपना पेपर लिखते रहें, करते रहें। धर्मनिरपेक्ष भारत में सांप्रदायिकता अल्पसंख्यकों के लिए खतरा है। टाइमर मुझे दिखता रहेगा, आप अपना चलते रहने देना। ठीक है, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्ष।
इतने से काम चल ही जाएगा आई थिंक। अंकिता, टॉपिक प्रोवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको सब्जेक्ट प्रोवाइड करा रखा है क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो मोटे मोटे सब्जेक्ट्स में से चलने दो। जो टॉपिक नहीं समझ में आता है आप उसको बस लर्न कर लो।
30 seconds. ओके, अगला क्वेश्चन। द इशू ऑफ इलेक्शन फाइनेंसिंग इज अ डीप स्कार ऑन इंडियन या इंडियाज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सब्सटेंशिएट। एक तो ये कीवर्ड पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि वो क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। हिंदी में चुनावी वित्त पोषण का मुद्दा भारत की चुनावी राजनीति का एक गहरा दाग है। राजनीति, वित्त पोषण, फाइनेंसिंग, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चुनावी वित्त पोषण, वित्त पोषण लिखा हुआ है, पेन कहाँ गया? कल से दोनों साथ ही कर दूंगा। डीप स्कार तो मतलब समझ जाओ, स्कार तो समझ में आना चाहिए, मतलब धब्बा सा मान लो, स्कार है, हाँ मुद्दा ही है, वही सेम बात। हाँ, कलंक। इसमें क्या लिखा हुआ है? गहरा दाग, घाव सा हो जाता है जो मतलब अच्छे से नहीं भरता। ओके, हिंदी में बता दिया है, बाकी 170 वर्ड वर्ड तक भी चलेगा। देखो 200 इज द लिमिट, आप प्लस माइनस 10% पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, हाँ जी विनय, आप बाद में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो रहेगा ही अवेलेबल, ऐप पे भी अवेलेबल रहेगा, ठीक है।
क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करे गए हैं, तो एक सिंपल सा सवाल बन सकता है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी बन सकता है। अगला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉक्ट्राइन ऑफ न्यूट्रलिटी? कई बार हो सकता है कि कोई टर्म हमारे सामने एकदम से नहीं आ जाए, ऐसी इसमें संभावना कम है कुछ भी नई टर्म सामने आने की, बट फिर भी डॉक्ट्राइन ऑफ न्यूट्रलिटी, इसको हम बोलेंगे तटस्थता के सिद्धांत। ठीक है, न्यूट्रलिटी, आप न्यूट्रलिटी पे फोकस करो। ठीक है, कि न्यूट्रलिटी क्या है, तटस्थता क्या है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस इन इंडियन कंटेक्स्ट, मतलब अलग अलग ऑफिसेस को देखते हुए क्यों उसको न्यूट्रल रहना चाहिए, और उसके न्यूट्रल रहने से हमारे मतलब एज सच हमें एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री क्या फायदा होगा। एग्जाम्पल्स के साथ कितने भी इंस्टीट्यूशन डाल सकते हो। कई बार जिस सवाल के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा होता ना, वो बहुत अच्छा लिखा जाता है ओवरऑल नॉलेज से।
क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका आया हुआ है बट इसका एप्लीकेशन दोबारा आ सकते हैं एक ओवरऑल उसके लिए हमें प्रेशर ग्रुप बट एग्जांपल ही मैटर करेंगे सवाल आसानी मिलेंगे फिर ठीक है pressure group are seen to play a constructive positive role in deepening democracy and enhancing our liberty but they have been criticized on many accounts या many accounts discussed तो प्रेशर ग्रुप क्या होता है हमारे दबाव समूह ठीक है तो वो कई बार बेसिकली उनके पॉजिटिव और नेगेटिव ही डिस्कस करते हैं फोकस हमेशा कीवर्ड्स पे रखना we constructive positive deepening democracy and enhancing our liberties तो liberties टाइप के और deepening democracy टाइप के आपको एग्जांपल्स देने हैं दो एक एग्जांपल यहाँ दे दो दो एक यहाँ दे दो और चार एक क्रिटिसिज्म बता दो 8 पॉइंट हो जाएंगे और जो इन 8 को 10 से 12 कर देगा वो थोड़ा सा एक आधा नंबर और एक्स्ट्रा हो जाएगा दबाव समूह तो समझ में आ रहा है दबाव तो नहीं लग रहा जो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं
ओके, लास्ट क्वेश्चन। अगेन गवर्नेंस, सिंपल सा क्वेश्चन है। इंडिया की रैंक 93rd आई है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, और डिस्कस वेरियस वेज टू टैकल करप्शन इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू कौटिल्याज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पे प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, बट सवाल मोस्टली यहीं तक रहेगा। मे बी इस रेफरेंस पे आपसे पूछ सकता है। अब वैसा तो है नहीं कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र पढ़ रखी होगी, बट कौटिल्य क्या ही बात करेगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नेंस में भी जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो पढ़ के ही बैठे हैं, तो उन्होंने कोई पॉइंट लिखा है तो वो कहीं ना कहीं आपको वहां भी मिल जाएगा। तो इसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि उसी के कौन से पॉइंट होंगे। ठीक है, इसका हिंदी में तो हो ही जाएगा, भ्रष्टाचार। ठीक है, और ये सूचकांक है हमारा।
ये 2023 है, यहाँ पे 2021 लिखा हुआ है ना, 93rd इन, इस साल का ही है ये रैंक 2023। वेरी गुड हिमांशु। ओके, अब बंद कर दीजिए। हो गया, ठीक है। देखो, सिंपल सी बात है, पहला दिन है, ठीक है, जोश थोड़ा सा हाई रहता है पहले क्वेश्चन में, दूसरे में थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तीसरे में और चौथे पांचवे तक आते आते बोरिंग भी लगने लग जाता है। दूसरे दिन और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाती है इस फीलिंग की, ठीक है, तीसरे दिन और ज्यादा। ये काम किसी को अच्छे नहीं लगते, बट ये करने पड़ते हैं। जो कर लेता है वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है प्रैक्टिस वाइज, क्योंकि यही काम आपको पेपर में जाके करना है, सिंपल सी बात है। तो जितना पहले ही ट्रेन कर लोगे, सिंपल, आपने किसी भी उसमें देखा है, एथलीट्स हैं पहले ही ट्रेन करते हैं पेपर से पहले, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखने को ही मिलता है कि, मतलब हम भी थे, तैयारी में थे, तो जो लोग पेपर लिख लेते हैं उनके डेफिनेटली स्कोर बहुत अच्छे होते हैं, रेदर देन भाई जो सिर्फ पढ़ते रह जाते हैं। आपको खुद पता चलता है कि जो आप रियल टाइम में लिखोगे उसका क्या आउटपुट होने वाला है, कितना मेरे दिमाग में आ रहा है, कितना दिमाग में नहीं आ रहा है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता। और हमने जो टाइम ड्यूरेशन रखी है वो एक अप्रोप्रिएट सी है कि इतने इतने करके भी इतना हो रहा है तो भी वही, ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। इससे ज्यादा की भी हाल फिलहाल तो नीड है नहीं। अभी हम इन टॉपिक्स को देखो, दिमाग में इतना कुछ नहीं डालना, जितना आता है गुड, अच्छा लिखा है और भी अच्छा, बहुत बढ़िया। मेन फोकस ये है कि इनको जब हम डिस्कस करेंगे अभी प्रिसाइजली बहुत कम टाइम में, ठीक है, सिर्फ अपने आंसर को खुद इवेलुएट करो,
ठीक है, मतलब एज अ थर्ड पर्सन कि ये मेरे सामने कॉपी आ गई, मुझे ये चीज पसंद आई क्या, मुझे ये चीज पसंद आई क्या, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे से बेस्ट तुम्हारा जज कोई हो नहीं सकता, ठीक है। बाकी एज ए टीचर एज ए वो भी अपने आप इवोल्व हो जाता है एक मतलब लेवल की, अगर हम पढ़ाई कर लेते हैं तो मोटा मोटा, और जो हम डिस्कस करेंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो डिमांड है उसको फुलफिल किया है या नहीं फुलफिल किया, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा डिस्कशन है। देखो, और हाँ, जब हम हिंदी का स्टार्ट करें ना मुझे बता देना कि एक बार मुझे रिकॉर्डिंग दोबारा से स्टार्ट करनी है, ठीक है। क्लास तो चलती रहेगी बट एक बस बटन दबा के दोबारा ऑन कर। तो क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हल्का फुल्का रिवीजन के लिए रखना अपने लिए ना, क्योंकि इसी से कर रहे हैं, इसी को बैठ रहे हैं देख रहे हैं, तो लास्ट मोमेंट में ये तो यूं बस स्कैन भी कर ली तो भी आपको ये रहेगा कि हाँ दिमाग में है, ठीक है। देखो, कम्युनलिज्म इन अ सेकुलर इंडिया इज अ थ्रेट टू माइनॉरिटीज, जस्टिफाई, वर्ड है जस्टिफाई, जस्टिफाई मतलब कि कम्युनलिज्म इज कोजिंग अ थ्रेट टू माइनॉरिटीज। इसमें सारा आर्गुमेंट इधर की तरफ ही आएगा, नॉन जस्टिफिकेशन में मत जाना। स्टेटमेंट आते ही कि जस्टिफाई, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, अब एग्जांपल्स देने बस। जस्टिफाई, इलैबोरेट, इन क्वेश्चंस में सिर्फ एग्जांपल देने होते हैं, जितने ज्यादा डाइवर्स एग्जांपल उतना ही आपका ठीक रहेगा। आप एक सिंपल सी डेफिनेशन दे सकते हैं, कम्युनलिज्म क्या है, डिवीजन है। बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में कम्युनिटीज के बीच का डिवीजन रहता है, इंडिया में भी कम्युनिटीज के बीच का डिवीजन है, बट इंडिया में रिलीजन इज द बेस, जिसके बेसिस पे हम कम्युनलिज्म को डिफाइन करते हैं। और भी कारण हो सकते हैं बट मेजोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटी और रिलीजन, हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, थोड़ा मोटा सा बता सकते हो कंटेक्स्ट देने के लिए, एक आधा फैक्ट वैसे दिखाने के लिए, या फिर आप बॉक्स में बना सकते हैं ऐसे करके, कुछ पाई चार्ट सा बना सकते हो। इसमें आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा, बट ये एक बहुत बेसिक फैक्ट है कि भाई 84% 82% पॉपुलेशन ये है, 12% पॉपुलेशन ये है, ठीक है। एटलीस्ट पहले दोनों की तो आपको पता होना चाहिए। अब मेन दिक्कत यही है कि आपस में एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल लेवल पे इकोनॉमिकल इंटरेस्ट जो है मिसमैच होते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा अधिकार छीन लिया गया। क्यों छीन लिया भाई, उन्होंने छीन लिया, कौन है वो, दूसरे धर्म के हैं, क्यों, उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है तो हमारे साथ मैच नहीं खाती, तो इस वजह से उनको कर दिया जाता है एक दूसरे के अगेंस्ट। मेन रीजन क्या रहता है, पॉलिटिकल जो है वही सबसे मेन रीजन रहेगा, वोट बैंक पॉलिटिक्स, और लोगों को मतलब काम धाम से दूर रखना, सिंपल सी बात यह है। अब मेन जहां यहाँ पे माइनॉरिटी के कंटेक्स्ट में ही चल रहा है, तो माइनॉरिटी के अंदर क्या जनरेट होता है, जब इतने सारे लोग आपके अगेंस्ट हैं या एक विचारधारा आ जाती है मेजोरिटी वाली, वैसे ही है, एक तो नंबर देख के वैसे ही डर लगता है, कहां 80 लोग, कहां 10 और कहां 2 4 5, ठीक है। भले ही चाहे कितनी बातें कर लो, एक सेंस ऑफ डिफरेंस तो मतलब स्पेशली जो कम है उसको तो होगा ही। जो लोग हिंदू हैं उनको मे भी उतना फील ना होता, तो फियर, वो मतलब डर जो है एक सेंस ऑफ एलियनेशन क्रिएट करता है। आपने देखा होगा अलग अलग जगह पे जो शहर भी हैं गीटोज बन जाते हैं, कम्युनिटीज बन जाती हैं, ठीक है। तो ये इसी में ही सारा का सारा चल रहा है। अब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी है, रिलीजियस माइनॉरिटी भी है हमारे पास, जैसे एनसीएम है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट में ही बना है। एग्जाम्पल आप अब देखो, जब भी एग्जाम्पल्स आता है तो अपने दिमाग को हमेशा क्रोनोलॉजिकली शुरू करना है। अब क्योंकि कम्युनलिज्म के इंस्टेंसेस हमें पहले उतने नहीं दिखाई देते, स्पेशली बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे ही बीज वगैरह बो दिए थे, वो एक अलग बात है कि 1909 और वो, पर उतना हमें बैकवर्ड नहीं जाना कि आप वो वाली स्टोरीज भी डालने लग गए, ठीक है। हाँ, 1947 पार्टीशन वन ऑफ द मेजर जो इवेंट हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हो। बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए, मारे गए, ठीक है, स्पेशली वुमेन चिल्ड्रन को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। एंटी सिख राइट 1984 वी नो अबाउट इट, कश्मीरी पंडित 1989, बाबरी मस्जिद, ठीक है, मुजफ्फरनगर, गुजरात को भी आप डाल सकते हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब मेन कॉन्सिक्वेंसेज क्या है इस कम्युनल जो मतलब सारा का सारा चल रहा है, तो उनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। इमीडिएट भाई ह्यूमन लॉस तो होता ही है, फैमिलीज भी आपकी जाती हैं, डिस्प्लेसमेंट बहुत हैवी होता है, कश्मीरी पंडित्स के केस में था, आपका घर ही छूट गया और क्या बचेगा फिर, क्या आप इकोनॉमिकली अपने आप को इंडिपेंडेंट रख पाएंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। जहां पे रहते हैं वहां पे हो सकता है कि आपकी कोई पॉलिटिकल वॉइस हो, बट एक नई जगह चले गए, वहां आपको कौन सुनेगा, नोबडी। तो बहुत मेजर लॉसेज होते हैं हर तरीके से। सोचना कैसे है, हमेशा मल्टी डायमेंशनल, सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल कल्चरल, कल्चरल लॉस है क्या, ऑब्वियसली, ठीक है। नए लोगों में जाओगे, नई तरीके से मिलोगे, उनकी कल्चर को भी अपने हिसाब से करना पड़ेगा। जो हमारे डिस्प्लेस्ड रिफ्यूजीज होते हैं,
ठीक है, इनकी वजह से मान लो डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वहां पे भी नए लोग भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जहां से थे वहां से भी निकल गए, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, उनके बारे में अपन ब्रीफली डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वायलेंस का माइंड पे रहता है वो तो एक अलग ही चीज है। समझ में आ गया? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, जो भी डाउट होंगे हम एक के बाद ही लेंगे, ठीक है, अभी तब तक अपने डाउट्स को लिख के रख सकते हो बस। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इलेक्टोरल फाइनेंसिंग इज अ डीप स्कार ऑन इंडियाज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब देखो, हमने सुबह भी डिस्कस किया था या पहले भी जैसे मेंस 300 500 में भी डिस्कस किया था, इलेक्शन फाइनेंसिंग डीप स्कार क्यों है? क्योंकि क्रिमिनल जो आपकी मनी है वो यूज हो रही है, और मनी कहां से आ रही है हमें नहीं पता। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया। अब ये क्वेश्चन हमने पहले प्रिपेयर किया था, वो इसमें एडेड नहीं है, बट आप अपने हिसाब से ये डाल सकते हैं कि भाई रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डिक्लेयर्ड अंडर 19(1) कि भाई राइट टू इंफॉर्मेशन आपका फंडामेंटल राइट है, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस कंटेक्स्ट में हमारा इलेक्शन फाइनेंसिंग के बारे में जानना या ये मुद्दा काफी हो जाता है। लेट अस सी कि व्हाई इट इज अ डीप स्कार। अब हर तरीके से देखो, अब इसमें कुछ फैक्ट भी डाल सकते हो, जैसे एडीआर है कि उन्होंने कहा था कि मतलब 70% आपकी एक ही पार्टी को मिल रही है, 90%, 70% उसमें अनअकाउंटेड है, किसी को नहीं पता। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट डाल सकते हो, या कुछ भी मतलब अपने हिसाब से। और जो गवर्न कर रहे हैं हमारे मेजरली, जैसे आरपीए एक्ट है 1951, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है 1961, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, इनमें गवर्न करा जाता है। जैसे जब इलेक्टोरल बॉन्ड आए थे, फाइनेंस एक्ट 2017, उसमें इन्होंने इसमें भी एग्जम्पशन दे दिया था। कंपनीज में जो 7.5% का आपका कैप लगा हुआ था वो भी हटा दिया प्रॉफिट में से। अब जितना जिसका मन करे उतना डोनेट कर सकता है, तो उससे होगा क्या? इसीलिए तो पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है, अनअकाउंटेड मनी भी आ रहा है। उसी को सोल्व करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेके आए, बट बॉन्ड एनोनिमस थे। उससे दिक्कत क्या हुई कि अब हमें यही नहीं पता कि कौन किसको पैसा दे रहा है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन अगर मान लो हमने इतनी इंफॉर्मेशन ले ली कि किसके बैंक अकाउंट से आ रहा है, तो उसको दिखाने में क्या प्रॉब्लम है भाई? राइट टू इंफॉर्मेशन में भी आने, पहले तो पॉलिटिकल पार्टी ही राइट टू इंफॉर्मेशन में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी उसके अगेंस्ट था, इलेक्शन कमीशन भी उसके अगेंस्ट था, गवर्नमेंट नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने खुद सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जी होना चाहिए, बट हम क्या कर सकते हैं? फिर बाद में जैसे ही ये केस इवॉल्व हुआ और उन्होंने वो कर दिया। अब मतलब इस तरीके से भी चीजें हो जाती है 5-5, 7-7, 10-10 साल बाद चलने के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो थी। अब मेन तो यही है कि यहाँ पे एक तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किस पार्टी को कितना मिल रहा है, कौन दे रहा है, तो उस वजह से भी डेमोक्रेसी को थ्रेटनिंग है। करप्शन, पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस जो हो रहा है, आप क्रिमिनल वाला डाल दो भाई। 43% ऑफ योर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट रिसेंट जनरल असेंबली इलेक्शन में सेलेक्ट होकर आए हैं, दे आर क्रिमिनल्स। 50% ऑफ देम सीरियस चार्जेस हैं उनपे। ठीक है, तो क्यों है वो? क्योंकि वो पैसा ही वहां से आ रहा है, लैंड में है, कैश में है। ठीक है, तो ये सारे चीज वहां पे लिंक कर रही है। हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे। तो दैट इज व्हाई इट इज अ डीप स्कार। ठीक है, उसको इस तरीके से आप लेटर ऑन जस्टिफाई कर सकते हैं। कोई लिमिट ही नहीं है फंडिंग पे इस हिसाब से तो। ठीक है, ये हो गया इक्विटी की। एक तो आपस में पॉलिटिकल पार्टीज में लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट नहीं हो पाता इस वजह से। एक कोई नई पार्टी आई है, उसको क्या करना चाहिए तो हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये अलग अलग डायमेंशन इसकी वजह से हो जाएंगे। और जो भी हमारे जैसे सीआईसी है, आरटीआई में आना चाहिए, बट उसके अगेंस्ट मतलब उसमें भी आप नहीं आ रहे, तो आरटीआई में दो ही चीजें हैं, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एओटी। ठीक है, तो ना तो वो हो रही है पार्टीज की, ना वो ट्रांसपेरेंट है, तो अल्टीमेटली लॉस किसको हो रहा है? हमें ही हो रहा है। ठीक है, एज ए जनता हमें नहीं पता हम किसको वोट दे रहे हैं, इन द प्रिटेक्स्ट कि भाई दे तो रहे हैं बीजेपी को, बट वोट किसी और को जा रहा है। बीजेपी का काम क्या है? मतलब एनी अदर पार्टी पॉलिसीज बनाना, बट पॉलिसीज किसकी बन रही है? किसी और की, जिसका पैसा आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसे लिंक हो जाएंगे। तो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। अब देखो दो चीजें हैं, जिस पार्टी के पास, क्योंकि गवर्नमेंट के पास फॉर एग्जांपल एसबीआई है, एसबीआई में वो आपके इलेक्टोरल बॉन्ड्स आते थे, तो एसबीआई के पास तो इन्फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट चाहे तो देख सकती है। बट व्हाट अबाउट अदर पॉलिटिकल पार्टीज? गवर्नमेंट चाहे तो वो इस इंफॉर्मेशन का भी मिसयूज कर सकती है, तो क्यों ना वो सबके ही सामने रहे। कम से कम अगर मिसयूज होगा तो अगली बार आप उसको मतलब क्वेश्चन तो कर सकते हो कि आपने इस वजह से किया होगा। जब किसी के सामने फैक्ट ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। फिर जैसे 90% बॉन्ड जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा के हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं तो झोल चल ही रहा है। मतलब इनसे आइडिया तो यही लगता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे ईसीआई है, उसने भी इसके अगेंस्ट ही बोला था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल्सो जो लॉ कमीशन है 255th रिपोर्ट
आप हल्का फुल्का बता सकते हैं। 255 भी याद ना रहे, सिर्फ इतना ही कह दो कि भाई लॉ कमीशन ने इस बारे में 2-3 रिकमेंडेशन दी है। पहला कि पार्टीज खुद एनुअल जर्नल मीटिंग में उसको डिस्कस करें, कैसा फंड आया, किसका फंड आया, कहां से आया, ठीक है। कॉर्पोरेट्स, पॉलिटिकल फंडिंग बाय कॉर्पोरेट कहां से आई है आपकी। जो नॉर्म्स हैं एनजीओ से स्पेशली जो आपको मिला है, ये लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन है, उनको भी आप बताओ, ठीक है। 20,000 से कम, ठीक है, इफ कंट्रीब्यूशन एक्सीड्स 20 करोड़ तो उसको बताओ, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट है 20 करोड़। अब हम उस लिमिट में ये तो नहीं जा सकते कि जी हम नहीं बताएंगे 20,000 से कम में। अब तो कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने 20,000 वाली लिमिट भी गई, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहले उन्होंने ये कहा था, या फिर 20% से भी आपका ज्यादा जा रहा है तो भी आप बताओ। अगर आप नहीं डिस्क्लोज करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाए 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो ये वाली चीज है। 5 टाइम मोर पेनल्टी दी जाए जितना आपने कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है, मतलब वहां से डिस्क्लोज नहीं किया तो मान लो 20 करोड़ मिले तो 100 करोड़ की पेनल्टी लगेगी। आजकल तो पेनल्टी 100 करोड़ 200 करोड़ की आ रही है, ठीक है। तो ये उनकी रिकमेंडेशन थी, इस हिसाब से आप इनको कोट कर सकते हैं। 4-5 पॉइंट हो गए। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉक्ट्राइन ऑफ न्यूट्रलिटी। इसमें कुछ नहीं है, न्यूट्रलिटी मतलब ना मैं इधर हूं ना मैं उधर हूं, आई विल डू माई जॉब। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोई डाल दो, जुडिशरी की न्यूट्रलिटी, बैलेंसिंग लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी, कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कैग की न्यूट्रलिटी, लीडिंग टू ऑडिट, प्रॉपर ऑडिट, ठीक है। जो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रोपराइटर या फिर मतलब फ्रेंड, वट, हाँ पब्लिक अकाउंट कमेटी का फ्रेंड भी बोलते हैं, या फिर वैसे कि मतलब पूरा का पूरा सारा नेट टैक्स प्रोसीड्स भी कैग देखता है, ठीक है। कोई भी इंस्टीट्यूशन, यूपीएससी की न्यूट्रलिटी, लीडिंग टू फेयर सिलेक्शंस, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, उससे क्या होगा, अच्छी गवर्नेंस आएगी, अच्छे लोग सेलेक्ट होंगे। तो हर इंस्टीट्यूशन के हिसाब से आप कितने भी एग्जाम्पल दो, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने स्पीकर और गवर्नर को भी डिस्कस किया है। स्पीकर एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत सारी बातें करते हैं, मनी बिल नहीं था, मनी बिल डिक्लेयर कर दिया। गवर्नर इमरजेंसी प्रोविजंस का मिसयूज कर दिया। तो हमें हर तरीके से सोच के 6, 7, 8, 10 तक जा सकते हो, बट एग्जाम्पल्स के साथ कि गवर्नर से क्या होगा, उसकी न्यूट्रलिटी से सेंटर स्टेट रिलेशन विल बी बेटर, फेडरलिज्म विल बी प्रोटेक्टेड, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, भाई मिसयूज होगा, आप प्रेसिडेंट रूल लगा दोगे, ठीक है। तो यहां तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, आप उस हिसाब से किसी का भी कर सकते हो। फेडरलिज्म, कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, तो ये हमारे कीवर्ड से हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन, प्रेशर ग्रुप्स, दे प्ले अ कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव, डीपनिंग डेमोक्रेसी। हर चीज डेमोक्रेसी ही है, सुबह बता रहा था ना, डेमोक्रेसी इज अबाउट इंक्लूसिविटी एंड ब्रिंगिंग मोर एंड मोर पीपल, वही, ठीक है, किसी भी सेंस में बात कर सकते हैं। लिबर्टीज बट क्रिटिसाइज ऑन मैनी काउंट्स, कुछ कुछ इश्यूज हैं प्रेशर ग्रुप्स के। अब पहला तो प्रेशर ग्रुप क्या होता है, देखो 3 इवोल्यूशन रहते हैं सिंपल से, इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी। इंटरेस्ट ग्रुप जो सिर्फ अपना एक छोटा सा इंटरेस्ट है, बट उसमें ज्यादा कुछ दमखम है नहीं, फिर वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, फिर वो प्रेशर ग्रुप बनता है, ठीक है। तो वो प्रेशर ग्रुप काम करता है सरकार के ऊपर, उसके पॉलिटिकल एस्पिरेशन नहीं होते, बट हाँ अपना काम करवाना चाहता है। ऑन द अदर हैंड पॉलिटिकल पार्टी इज अ प्रेशर ग्रुप विच हैज टर्न्ड इनटू, उसके पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, वो अपने ही कैंडिडेट को खड़ा करके लड़वा के पावर हासिल करना चाहता है, दैट इज पॉलिटिकल पार्टी। तो जो प्रेशर ग्रुप है वो कुछ भी हो सकता है, स्टूडेंट्स का प्रेशर ग्रुप हो सकता है, भाई एचपीएससी ने कुछ गड़बड़ कर दिया, हमने केस फाइल किया, वहां पे धरना दिया और नंबर बाहर निकालवा लिए। फार्मर्स का प्रोटेस्ट ग्रुप होता है, ठीक है। आपके एनीथिंग, एनी एसोसिएशन विच कैन इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग, एक आपका प्रेशर ग्रुप या दबाव समूह है, ठीक है। तो इसमें आप इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। देखो, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी इंक्रीज करी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, हमारा लोकपाल लोकायुक्त आया, ठीक है। माइनॉरिटीज का इंटरेस्ट, एलजीबीटीक्यू प्रेशर ग्रुप, ठीक है। फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल, मजदूर किसान यूनियन प्रेशर ग्रुप, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया, ठीक है। ऐसे ही एसोचैम और ये सब है, तो वो भी गवर्नमेंट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हो रही है उनके हिसाब से अपने डिसीजंस को लेके आते हैं, बट क्रिटिसाइज इनको किया जाता है। सबसे पहले एक तो जो प्रेशर ग्रुप दिखता है, फॉर एग्जांपल फार्मर प्रोटेस्ट अभी चल रही है, बट वो एक्चुअल इंटरेस्ट की बजाय सिर्फ कुछ ही लोगों के इंटरेस्ट को मोस्ट ऑफ द टाइम रिप्रेजेंट करता हुआ ज्यादा दिखता है, क्योंकि जो लीडर्स हैं वो हमेशा माइनॉरिटी से ही रहते हैं, पहली चीज तो ये। सेकंड, उनका जो फंड आता है, अगेन वहां पे उतना कुछ हमें नहीं पता होता, लॉबिंग बहुत होती है प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू, ठीक है। तो ये वाले हमारे पॉइंट हो जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, अनडेमोक्रेटिक, खुद की फंक्शनिंग भी अनडेमोक्रेटिक ही है, ठीक है, क्योंकि एक क्राउड ही है,
थोड़ी सी ऑर्गेनाइज, ठीक है, बट डिस्पाइट देयर शॉर्टकमिंग भाई मोस्ट ऑफ द चीजें तो प्रेशर ग्रुप डेमोक्रेसी के लिए डेफिनेटली अच्छे ही हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए लास्ट, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रैंक दे दी। अब ये फैक्ट याद रख लेना, 2023 93, तो कहीं पे भी आप इसको कोट कर सकते हैं, ठीक है, कि भी कैसे क्या रहेगा, करप्शन क्यों है हम करप्ट, ठीक है, या कौटिल्य का अर्थशास्त्र में तो कुछ 4-5 स्पेसिफिक देख लेते हैं, उसने भी यही बातें करी हैं। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, नंबर 1 पे कौन है हमारा करप्ट, पुलिस, नंबर 2 पे कौन है, जुडिशरी, ठीक है। बट इंडिया के जो खुद के डाटा आ रहे हैं उसमें जुडिशियल परसेप्शन ट्रस्ट थोड़ा सा बेटर आया है, ठीक है, बट हमें मतलब हम सीपीआई को अगर कोट करेंगे तो हम उसी के हिसाब से बताएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल अब जैसे आप इसके बारे में बता सकते हैं, इवन हॉस्पिटल्स आर वन ऑफ द मोस्ट करप्ट बॉडीज, एमसीआई जिसको डिसोल्व किया गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि मतलब किसी भी पोजीशन और उसके हिसाब से, कई बार हम मतलब करप्शन हर जगह है, ठीक है। आयुष वन ऑफ द बिग एग्जाम्पल जहां पे इतने सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, ठीक है, तो आप इन रिसेंट एग्जाम्पल्स को कोट कर सकते हैं, उसमें बाहर भी आ रहा है, डाटा बाहर आ रहा है, ठीक है, आदमी डिस्चार्ज किसी दिन हो रहा है, एडमिट किसी दिन हो रहा है मतलब रिकॉर्ड किसी दिन का चल रहा है, तो सब कोल्यूशन चल ही रहा है, ठीक है। अब देखो अर्थशास्त्र के हिसाब से अगर हम देखें तो एक एक दो चीजें कॉमन सी मतलब अपने दिमाग में डाल लो। मान लो आज हम इस टॉपिक को देख ही रहे हैं, कौटिल्य ने कहा कि भाई करप्शन इज अ ह्यूमन साइकी, हमारे अंदर ही है। करप्शन क्या होता है, करप्शन इज बेसिकली आपको जो पावर मिल गई है उसका आप अपने पर्सनल गेन के लिए मिसयूज करते हो, ठीक है। एक ब्यूरोक्रेट है, उसको काम दिया गया है पब्लिक सर्विस डिलीवरी, बट वो ना करके अपने घर में पैसा डाल रहा है, ठीक है। या फिर ऐसे एक मिल्कमैन है, उसको काम दिया गया है भाई दूध की डिलीवरी कर, बट वो उसमें पानी डाल रहा है। एक सब्जी वाला है, उसको 1 किलो सब्जी बेचनी है, वो आधा किलो बेच रहा है, आधा किलो खराब बेच रहा है, करप्शन है, ठीक है। तो ये ह्यूमन नेचर में ही है। तो आप इस तरीके से स्टार्ट करके ये कि भाई पब्लिक सर्वेंट, और वो भी कई बार ये भी रीजन होता है कि दे आर पेड लेस देन देयर ड्यूटीज जो वो कर रहे हैं, तो एक सेंस ऑफ वो भी आ जाता है कि यार रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती नहीं, हमारा ही ध्यान नहीं रखता, हम क्यों ध्यान रखें, ठीक है। अभी रिसेंटली अभी एक न्यूज आई हुई थी एंड वो हमारे गांव के ही हैं, ठीक है, और मतलब हरियाणा में ही एंटी करप्शन ब्यूरो वाले गए होंगे, उन्होंने रंगे हाथों पकड़ लिया। सबको पता था कि हाँ भाई ऐसे करते हैं, बट जिस दिन पकड़े जाते हो उस दिन के बाद फिर एक अलग वो हो जाता है। उससे पहले एक एक्सेप्टेंसी है सोसाइटी में भी कि ठीक है चल रहा है, हो रहा है, ठीक है, हम उस बारे में नहीं करें क्या है, बट हम कि हाँ करप्शन तो है ही, ठीक है। अब इन्होंने रेमेडीज क्या बताई, लॉज को क्या हम ऐसे ही लिखेंगे, हम तो लॉज को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करो। हमारे कौन से लॉज हैं जो मेजरली इसमें हेल्प करेंगे, आरटीआई ऑब्वियसली एंड पीओसी है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, संथनम कमेटी एंड ऑल। पनिशमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, ठीक है, रेगुलर ट्रांसफर्स होते रहे, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करो, ये भी अर्थशास्त्र में लिखा हुआ। जैसे अभी एग्जांपल दे सकते हो लोकपाल लोकायुक्त, इसका एग्जांपल देख लो, 6 साल बाद तो अपॉइंटमेंट हुई है, 13 में पास हुआ, 14 में इन्फोर्स हुआ, 19 में जाके आपकी अपॉइंटमेंट हो रही है, ठीक है, और स्टेट्स में तो कुछ है ही नहीं। तो क्या लोकपाल है क्या नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये दिखाने की ही बातें चल रही हैं। आज इंस्टीट्यूशन बना, 50 साल के बाद पता नहीं कहां वहां पे कोई एक आ गया। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में था, ठीक है, जब सेशन जी, टीएन सेशन, आई थिंक पूरा नाम उनका यही है, तो है ना, टीएन सेशन, तो उनके आने के बाद इलेक्शन कमीशन को अपनी पावर्स का पता चला। उससे पहले उन्हें लगता था कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, हो रहा है चल रहा है, और उसके बाद पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन ही बदल गया। तो मतलब एक लीडर के आने से भी कितना कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को हम एनहांस करेंगे, इंटीग्रिटी एथिकल वैल्यूज को प्रमोट करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा एक्सपेंड, मॉरल को। एक ट्रिक याद रख लेना, सिंपल सी ट्रिक है, एथिक्स में मैं इससे करता था हासिल, हासिल ओ, एक्चुअली यूके की एक कमेटी थी नोलन कमेटी, नोलन कमेटी ने कहा था कि व्हाट आर द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिविल सर्वेंट। हासिल ओ क्या है, एच क्या है, ऑनेस्टी, ए क्या है, अकाउंटेबिलिटी, एस क्या है, सेल्फलेसनेस, ठीक है, आई क्या है, इंटीग्रिटी, एल क्या है, लीडरशिप, ओ क्या है, ऑब्जेक्टिविटी, और अगला ओ क्या है, ओपननेस, ठीक है, सिंपल। तो ऐसे ही पॉइंट बना सकते हैं, कुछ नहीं आता तो आता भी है तब भी यही पॉइंट अपने काम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि ऑनेस्ट होने चाहिए, उनको प्रमोट करो, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। 8 पॉइंट बन गए, कहीं डाल दो, ठीक है। अभी तक समझ में आया, सारे क्वेश्चन हो गए, ओके। तो अब हम एक बार डाउट लेके हिंदी स्टार्ट करें या हिंदी लेके डाउट स्टार्ट करें,
हिंदी कर लेते हैं, कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। कई सालों के बाद मैंने भी हिंदी पढ़ी है।